Hello students, in the previous lecture we have discussed chapter number 8. Now we will discuss with the chapter number 9, that is environment and sustainable development. ये जो चैप्टर है हम लोग काय से करेंगे, संदीप गर्ग से करेंगे. इससे पहले वाला चैप्टर हमने एनसीईआरटी से किया था. ये वाला चैप्टर जो है हम संदीप गर्ग में से करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से गिवन है. राइट. तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन्वायरमेंट सबको पता होता है, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडिया जो है बहुत सारे इकोनॉमिक प्लान्स लॉन्च कर रहा है, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बना रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. हाउएवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अचीव हो रहा है, अचीव होने में बहुत टाइम लगेगा, बट वो एक बहुत हाई प्राइस पे हो रहा है. वो हाई प्राइस क्या है? इन्वायरमेंट की क्वालिटी. मतलब आज अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वो इन्वायरमेंट की क्वालिटी पे हो रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है. एलपीजी दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है. सो हमको ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी कि पास्ट डेवलपमेंट की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा है, और थस अब हम कौन सा पाथ चूज़ करें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट तो हो पर हमारे इन्वायरमेंट में डैमेज ना हो. तो हमको अब ये याद रखने लायक बात है कि पास्ट डेवलपमेंट की वजह से जो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ा है अब वो फ्यूचर में अफेक्ट ना पड़े, और अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे बट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हार्म करे बिना. राइट. अब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग, फंक्शन एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? तो इट इज़ डिफाइंड एज अ टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस. प्लानिटरी मतलब प्लानट में जो लोग भी, इनहेरिटेंस मतलब जो बर्थ वाले होते हैं, जो एक दूसरे को बर्थ देकर पैदा होते हैं. तो इन्वायरमेंट में वो सारे टोटल प्लानट में जो इनहेरिटेंस वाले लोग रहते हैं वो इंक्लूडेड है, एज वेल एज टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज. मतलब सारे रिसोर्सेज एज वेल एज सारे प्लानिटरी इनहेरिटेंस जो हैं इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं. और इसको अगर डेफिनेशन को आगे बढ़ाएं तो इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड अस. इन्वायरमेंट क्या है? सम टोटल है सारी फैक्टर्स का जो कि हमसे हमारे आसपास है. हमारे आसपास बाहरी, हमारे आसपास कैसे? हमारे बाहरी आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी फोर्सेस हैं, जो जिससे हम घिरे हुए हैं, वो सब इन्वायरमेंट में आती है. इन्वायरमेंट में दोनों फैक्टर्स आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक एलिमेंट्स मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा. और एबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि एयर, वाटर और लैंड. तो इन्वायरमेंट में सारे रिसोर्सेज आते हैं, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक. इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंडेड अस, और वी कैन टेल इट इज़ अ टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज. राइट. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या बोला उसने. ऊपर क्या लिखा? इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे दी. तो टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज. ऑल रिसोर्सेज में दो टाइप के एलिमेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मतलब लिविंग एलिमेंट्स, बर्ड्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. और नॉन लिविंग एलिमेंट्स में आ गया एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा. अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, हमारे लिए क्या क्या काम करता है. तो सबसे पहले तो क्या, हमारे प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज चाहिए, हमारे प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सब हमें रिसोर्सेज से ही मिलते हैं. वो सारे रिसोर्सेज जो हैं हमें इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो. रिन्यूएबल मतलब क्या? जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होंगे, वापस से रिन्यू हो जाएंगे, वापस से हम यूज़ कर पाएंगे. नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या? एक बार यूज़ करने पे वो ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. तो इन्वायरमेंट जो है हमको दोनों टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू डू प्रोडक्शन, क्योंकि हम प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटीरियल इसको यूज़ कर पाते हैं. जैसे वाटर की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स है ना, फिर ट्रीज़ में से अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए लाइक कॉटन वगैरह जिससे हम शर्ट बना रहे हैं, तो ऑल दिस थिंग्स विच वी नीड फॉर प्रोडक्शन, ऑल दोज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट. तो इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. ये हमको क्या करता है? रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए.
इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, मतलब इन्वायरमेंट क्या करता है, वेस्टेज को एसिमिलेट करता है। मतलब कैसे, क्योंकि हम हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटी करते हैं जिसमें बहुत सारा वेस्टेज जनरेट होता है, तो वो क्या करता है इन्वायरमेंट, वो सारे वेस्टेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, इन्वायरमेंट की वजह से ही आज हम जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट ही हमको सन, सॉइल, वाटर, एयर प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना इसके हम नहीं जी सकते। तो इन्वायरमेंट जो है वो हमको असेंशियल थिंग्स देता है, वो सारी चीज़ें देता है जिसकी वजह से आज हम इस अर्थ पे रह पा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, एस्थेटिक सर्विसेज मतलब क्या, सीनरीज वगैरह भी देता है। इन्वायरमेंट में लैंड भी है, फॉरेस्ट भी है, वाटर बॉडीज़ भी है, रेनफॉल भी होती है, एयर, एटमॉस्फेयर, सब चीज़ें। साथ साथ में वो क्या करता है, हमको सीनरी एक्सपीरियंस भी देता है। सीनरी मतलब क्या, सीनरी भी हमको देखने को मिलती है, हिल स्टेशन देखने को मिलती है, इसकी वजह से हम एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। सारी चीज़ें देखकर वी यूज़ टू फील गुड, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए भी जो हमको सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट वी आर एबल टू गेट दैट। इन्वायरमेंट जो है वो सारे फंक्शंस, ये जो 4 फंक्शंस है वो परफॉर्म कर पाएगा बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी इंटरप्शन के, तब तक जब तक कि वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी में हो। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, जब तक वो उसकी कैपेसिटी में हो। जब हमने उसको उसकी कैपेसिटी के बाहर अगर काम करना चालू कर दिया तो इन्वायरमेंट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। जिस रेट से रिसोर्स जनरेट हो रहा है उससे कम हम उसको यूज़ करें। अगर रिसोर्सेज जो है वो फॉर एग्जांपल साल भर में प्रोड्यूस हो पा रहे हैं 100, इन्वायरमेंट जो है वो 100 जनरेट कर पा रही है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं 120 को, तो इट विल बी outside the carrying capacity of environment. So the rate of resource generation should be more, या फिर resource extraction should be lesser than the resource generation, as well as हम जो waste generate कर रहे हैं वो हमेशा absorbing capacity of environment के उसमें ही हो। ठीक है, हमने इतना सारा वेस्ट जनरेट करना चालू कर दिया कि वो इन्वायरमेंट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इन्वायरमेंट जो है वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अगर हमने कैरिंग कैपेसिटी के बाहर काम करना चालू कर दिया तो इन्वायरमेंट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड इट विल रिजल्ट इनटू इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आने लग जाएंगे। नाउ रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस, मतलब ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस होने के रीजंस क्या है, तो क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कंजप्शन और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच प्रोवाइड्स स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, और कुछ वेस्ट जो है वो इतने ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट की कैपेसिटी के बाहर हो गए हैं, मतलब इन्वायरमेंट की कैपेसिटी के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बाहर हो गए हैं। नाउ वेरियस रीजंस, किस किस वजह से हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, तो एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड। इंडस्ट्रीज़ आने लग गई है, तो इंडस्ट्रीज़ आने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे कंजप्शन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज का यूसेज बढ़ रहा है, एज वेल एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, एज अ रिज़ल्ट उतना ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो पा रहा है। As a result, economic crisis are a resource generation is less as compared to resource extraction. फिर intensive and extensive extraction of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of the vital resources. Due to this, huge amount of money is spent on technology and research to explore new resources. अब क्या हो रहा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं वो तो ख़त्म भी हो गए हैं, और उनके ख़त्म होने की वजह से अब हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करनी पड़ रही है रिसर्च में, ताकि हम नए टाइप के रिसोर्सेज को रिसर्च कर पाएँ। फिर थर्ड क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब गायब होते जा रहे हैं। फिर फोर्थ, बहुत ज़्यादा कंजप्शन और प्रोडक्शन होने की वजह से
ठीक है, वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, विच इज़ बियॉन्ड द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ, एयर और वाटर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही एयर उतनी ही वाटर यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से वाटर और एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, विच रिजल्ट्स टू वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेज रिलेटिंग टू रेस्पिरेशन। सांस लेने वाले डिसीजेज और वाटर बॉर्न डिसीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ ऑल्सो राइजिंग। अब लोग क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल जाना और ये सब कुछ, क्योंकि डिसीजेज बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें हो रही है, ग्लोबलाइजेशन दिस ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, इन सब की वजह से भी आज लोगों को बहुत सारे डिसीजेस फेस करना पड़ रही है, एंड दिस थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये रीजंस दिए हुए देखो शॉर्ट में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ ये जो है ये हेडिंग को थोड़ा इलैबोरेट कर दो अपनी ओन लैंग्वेज में, तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो रीजंस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ज़रूरी नहीं है हम एक एक वर्ड ऊपर वाला मेंशन करें, ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको हम इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, फिर एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आर हाई। मतलब क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है इन्वायरमेंट के, मतलब इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज उस इन्वायरमेंट के अफेक्ट होने की वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा डिसीजेज हो रही है कि दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ। उन लोगों को हेल्थ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स और ये सब प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल करवानी पड़ रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप, रीज़न ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। आज हमारा जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसका रीज़न क्या है, तो पास्ट में क्या था, डिमांड वाज लेस देन द सप्लाई। पास्ट में क्या था कि जितना रिसोर्सेज जनरेट हो रहा था उतना कंजप्शन नहीं था। ठीक है, तो पास्ट में क्या हो रहा था, डिमांड जो है वो कम थी, सप्लाई ज़्यादा था, मतलब इन्वायरमेंट सप्लाई ज़्यादा कर रहा था और डिमांड लोगों की कम थी। राइट, तो अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन में क्या हुआ, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज और सर्विसेज की डिमांड जो है वो कम थी सप्लाई से। पॉल्यूशन वॉज विद इन द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन हो भी रहा था तो वो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी में था। एज वेल एज रिसोर्स का अगर एक्सट्रैक्शन हो भी रहा था तो इट वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन। तो क्या हुआ, इसलिए पहले पास्ट में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज नहीं हुई। आज अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए बिकॉज डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। प्रेजेंट पीरियड में डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से, दैट इज़ हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं विच इज़ बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो जनरेट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं और हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से अब इन्वायरमेंट की कैपेसिटी के वो बाहर हो गया है, जिसकी वजह से आज हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। इसीलिए पास्ट में इन्वायरमेंट इतना डिग्रेड नहीं हुआ बिकॉज प्रीवियसली द डिमांड वाज लेस देन द सप्लाई। बट अब ये जो रिलेशनशिप है वो रिवर्स हो गया है। अब क्या हो गया है, सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो इस रिवर्सल रिलेशनशिप की वजह से ही अगर आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, तो रीज़न यही है बिकॉज ऑफ रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशन। मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाना कहाँ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में और ओशियंस में। अर्थ के और एटमॉस्फेयर में और ओशन में जो नॉर्मल टेम्परेचर है जब उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इट रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग। पास्ट सेंचुरी में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और सी लेवल जो है वो भी बहुत सेवरल इंचेस जो है वो बढ़ गया है।
अब किस फैक्टर्स की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? तो एक तो कोल और पेट्रोलियम के बर्न होने की वजह से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इस टाइप की गैसेस फॉर्म हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो बढ़ रही है। एनिमल के वेस्ट में से बहुत ज़्यादा मीथेन गैस रिलीज़ हो रही है। फिर केटल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये गाय वगैरह जो कैटल है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्ट ज़्यादा होता है और मीथेन गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। साथ साथ में फॉसिल फ्यूल्स भी ज़्यादा चाहिए, इतने ही पेड़ों को काटा जा रहा है क्योंकि जितने ज़्यादा कैटल होंगे उनको खाने के लिए भी देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग होता किसकी वजह से? तो इंक्रीज़ इन द ग्रीन हाउस गैसेज। जब ग्रीन हाउस गैसेज जो है जब वो बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। नाउ मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की इफ़ेक्ट्स क्या है? तो इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आइस जो है ऊपर अर्थ पोल में जो आइस है वो मेल्ट होने लग गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पहले तो वो आइस थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो आइस जो है वो वाटर का फॉर्म ले रही है, तो ऑब्वियसली वो जाकर सी में मिल जाएगी, तो सी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एज वेल एज़ उन कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर आसपास सी है, उन एरियाज़ में तो क्या हो रहा है, कोस्टल एरिया में फ्लड जैसी सिचुएशन आ रही है। क्यों? क्योंकि वो जो बर्फ़ था वो तो पूरा मेल्ट हो गया, वो भी पानी बन गया है, तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन आने लग गई है। हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, लोगों को बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो रही है, जैसे मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ जैसे कि पोलर बियर जो है अब तो क्या हैं, आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्ट फॉरएवर। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से गायब ही हो रहे हैं, कभी दिखेंगे ही नहीं फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि अब स्नो बच ही नहीं रहा है। अब पोलर बियर कहाँ रहते हैं, स्नो ही एरिया में रहते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब स्नो रह ही नहीं पा रहा है, वो पानी बन रहा है, जिसकी वजह से पोलर बियर और ये सारे जो जानवर हैं देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। इवन ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ओजोन डिप्लीशन रिफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन-मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर फोर्सेस। ओजोन डिप्लीशन मतलब क्या? जो ओजोन लेयर है उसमें से ओजोन का कम होना। ठीक है, वो किस वजह से होता है? तो वो क्लोरीन की वजह से होता है। ये जो ओजोन लेयर है वो हमको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सन की जो रेज़ होती है, यूवी रेज़ होती है, उनसे हमको बचाती है। और क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, तो ऐसी की ऐसी सन की रेज़ हम लोगों पे आने लग गई है, जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है। कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन की, ये जो ओजोन डिप्लीशन है वो होता क्यों है? तो वो होता इसलिए है क्योंकि क्लोरीन की जो मात्रा होती है, जो क्लोरीन है हमारे इन्वायरमेंट में, जब वो बढ़ जाता है, या ब्रोमीन कंपाउंड जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ जाते हैं, उस वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे CFC, ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? एसीज और रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, फिर एरोसल प्रोपिलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब कुछ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, AC रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करना, इनकी वजह से क्लोरीन और ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। अब ओजोन के डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अगर ओजोन बहुत ज़्यादा डिप्लीट होगा तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जैसे जैसे ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डिप्लीट होगा, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो हमारे अर्थ पे आ जाएगी, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगी। वो यूवी रेज जो है वो स्किन कैंसर हो जाएगा लोगों को। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे विद दिस यूवी रेज। सो वी नीड टू स्टॉप दिस ओजोन डिप्लीशन। उसके लिए क्या किया गया? ताकि ये जो यूवी रेज है वो हमारे अर्थ तक ना आ पाए, उसके लिए क्या किया गया
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एज ओजोन लेयर प्रिवेंट सम हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ्स एटमोसफियर, इट्स डिप्लीशन हैज़ जनरेटेड वर्ल्ड वाइड कंसर्न। क्या हुआ, जैसे जैसे ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है, बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अब अर्थ पे आने लग गई है, उस डिप्लीशन से बचाने के लिए हम ये एक वर्ल्ड वाइड कंसर्न हो गया है। मतलब इट वाज नॉट द इशू ऑफ ओनली इंडिया बट इट वाज द इशू ऑफ द होल वर्ल्ड। तो उस समय पूरे वर्ल्ड ने क्या अडॉप्ट किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक हिस्टोरिकल ट्रीटी है, मतलब हिस्ट्री में मतलब बहुत पहले जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने सब ने मिलकर प्लान किया कि हम किस तरीके से ओजोन लेयर को बचा सकते हैं बाय फेजिंग आउट सीएफसी को कम करके, जो कि मेन रीज़न है ओजोन डिप्लीशन का। अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसमें उन्होंने क्या किया, सारे साइनिंग मेंबर्स ने उन्होंने कहा कि हम सीएफसी का कंजप्शन जो है फ्रीज़ कर देंगे, मतलब इससे ज़्यादा कंजप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2013 तक उन्होंने उसको क्या कर दिया, फ्रीज़ कर दिया प्रोडक्शन को। और इंडिया ने क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन भी किया। ठीक है, अलॉन्ग विथ लंदन अमेंडमेंट इन 1992। तो 1992 को इंडिया ने साइन किया कि हम भी इतना फ्रीज़ करते हैं कि हम इससे ज़्यादा हमारे इंडिया में सीएफसी को नहीं बढ़ने देंगे। Montreal Protocol has significantly reduced the burden of CFC in stratosphere and helped in ozone recovery। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से जो CFC पे बर्डन है वो भी कम हुआ है और ओजोन की रिकवरी भी हुई है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, मित्र मतलब फ्रेंड। तो टाइम अराइव हो गया है कि अब हम पर्यावरण के मित्र बने, दैट इज़ फ्रेंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। गॉट, नाउ द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डू टुमारो। ये जो भी पढ़ाया है मैंने वो सब तुम बुक को ओपन करो और उसमें से खुद भी पढ़ते जाओ। जो टॉपिक पर्टिकुलर समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क